समझो अगर नो स्मोकिंग का इनको बोर्ड लगाना है तो इस तरीके से गोल लगाएंगे और इस तरीके से क्रॉस उसके ऊपर कर देंगे, मतलब हमको भी शॉक लगने के चांसेस है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो बराबर पुल करेंगे। तो के अंदर पुल है, बाकियों में पुश है, इसमें भी पुश है और इसमें भी पुश है। तो पहली जो सीक्वेंस का जो क्रम है पहले नंबर का उसमें पुल करना है, तो ये दो तो कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारे पास बचेंगे ए और बी। हमको कुछ स्टूडेंट के पास से ये फीडबैक मिलता है एग्जाम के टाइम में हमारे यहाँ पे सेंटर है हमारे कॉलेज में, और पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर एग्जाम देने आते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम अपना होता है ITI का। तो स्टूडेंट की एक समस्या होती है कि वो सब बोलते हैं कि हम सब क्वेश्चन याद करके गए थे, लेकिन जैसे हम हॉल के अंदर गए हमको कुछ भी याद नहीं रहा। देखो, याद करके जाना और समझ के जाना दोनों चीज़ों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जब हम कोई चीज़ को याद करके जाते हैं और सेम उसी तरीके से अगर कोई दूसरा चीज़ हमको दिखता है तो हमको कोई कॉन्ट्रडिक्ट होता है, मतलब वो दोनों ही चीज़ें हमको लगता है कि सही है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट के साथ भी होता है, जब वो याद करके जाते हैं तो एग्जाम के टाइम में जब उसको ऑप्शन दे ये सबके सब आंसर सही लगे, क्योंकि उसकी मेमोरी भी उस टाइम में कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो समझ कर नहीं गया है, वो याद करके गया है। तो मेमोरी और ब्रेन दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज करने में लगे हुए होते हैं, ए सही है, बी सही है या फिर सी सही है। तो बहुत से स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि वो जो भी याद करके जाते हैं हॉल के अंदर जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमको जब भी हॉल के अंदर जाना है तो हर क्वेश्चन को समझ के जाना है। तो इसीलिए हमने अभी इलेक्ट्रीशियन ITI फर्स्ट ईयर के NCVT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन की सीरीज को हमने चालू किया है। तो इसके अंदर हम जो पहला चैप्टर है उसके 1 से लेके 12 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखें। इस तरीके से हम हर वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन को समझाएंगे और अच्छी तरीके से आपको याद दिलाएंगे, क्योंकि आप जो समझ गए वो आपको फिर याद रहने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हम जो है पहला जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रीशियन का सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड हैंड टूल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे और भी इंटरेस्टिंग ये होता जाएगा, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन भी इसके अंदर आते जाएंगे। अभी तो ये हमारा जनरल पहला मॉड्यूल जो है चैप्टर इसका जनरल है, सेफ्टी और हैंड टूल्स के ऊपर। बाद में जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक चीज़ से इन्वॉल्व होते जाएंगे तो ये हमको बहुत बेनिफिट देगा। और यही क्वेश्चन हमको ITI में नहीं, आगे बहुत से एंट्रेंस एग्जाम में भी लगेंगी, अप्रेंटिसशिप में भी लगेंगी, JEE में भी लगेंगी, GET में भी लगती है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगती है। अगर आपको रेलवे की भर्ती निकलेंगी उसमें लगेगा, पारेशन सब स्टेशन सब के अंदर ये क्वेश्चन आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन बेसिक कैटेगरी, मतलब वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कलर कौन सा है। भाई वार्निंग साइन कैसे होते हैं, यहाँ पर आग लग सकती है, यहाँ पर करंट का खतरा है, यहाँ पर स्लिपरी जगह है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल वार्निंग वाले चेतावनी वाले चीज़ें होते हैं। तो इसके अंदर येलो कलर यूज होता है। कौन सा कलर यूज होता है, येलो कलर यूज होता है। येलो कलर क्यों यूज होता है, क्योंकि येलो कलर हमको आंखों से बहुत ही जल्दी कैच होता है, आंखों में बहुत जल्दी फोकस हो जाता है। इस वजह से जितने भी वार्निंग साइन है सबके लिए येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस तरीके से वार्निंग साइन के लिए कौन सा कलर यूज किया गया है, येलो कलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर नापने के लिए इनमें से कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 है। बेवल गेज, बेवल गेज किसी चीज की धार मापने के लिए काम में आता है ना, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर किसी ऑब्जेक्ट का इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर चेक करने के लिए यूज होता है, तो ये 2 नंबर का भी नहीं रहेगा। और अभी 3 नंबर का छोड़ते हैं, पहले 4 नंबर पे आते हैं। डेप्थ गेज, ये डेप्थ गेज होता है किसी भी चीज की गहराई मापने के लिए काम करता है। जैसे ये ग्लास है तो इस ग्लास की गहराई मापने के लिए ये डेप्थ गेज काम में आएगा। तो इसके द्वारा भी हम कंडक्टर को नाप नहीं सकते। अब हमारे पास लास्ट में बचता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज एक ऐसी पट्टी होती है जिसके ऊपर खांचे बने हुए होते हैं, उसके पास ही mm में भी नंबर लिखा हुआ होता है और उसके उल्टे साइड में गेज में भी नंबर लिखा हुआ होता है। तो जिस खांचे में वायर जाता है, कंडक्टर जाता है बरोबर, एकदम लूज भी नहीं और एकदम फिट भी नहीं, जिस भी खांचे में कंडक्टर बैठता है वो उसका गेज कहलाता है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा हम कंडक्टर की साइज को मेजर कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सेफ्टी साइन का नाम क्या है। इस तरीके से अगर आपको चित्र दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि ये आपके लिए बोनस है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको 100% लगाना ही चाहिए, क्योंकि फिगर देख के बहुत आसानी से हमारी मेमोरी उत्तेजित होती है और सही आंसर चूज करती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन है वार्निंग साइन, चेतावनी। चेतावनी मतलब किसी तरीके से खतरे से
सर्च करना हमको कि यहाँ पर आग लगने वाली चीज है, यहाँ पे आग लग सकती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना। तो इस तरीके का कोई सिंबल दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है ना। तो पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। दूसरा मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन मतलब किसी कार्य को करने के लिए कोई जरूरी चीज का लगना। जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के लिए आपको लगेगा गॉगल, है ना। तो गॉगल के लिए मैंडेटरी चीजें रहेंगी। ग्लव्स रहेगा तो वो ग्लव्स बताएंगे कि ग्लव्स आपको पहनना अनिवार्य है। तो इस तरीके से तो इसके अंदर भी कुछ नहीं लग रहा है मैंडेटरी, तो दूसरा भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा है हमारा प्रोहिबिशन साइन, मतलब निषेधक चिन्ह। किसी चीज की मनाही करने के लिए यह साइन इस्तेमाल किया जाता है। समझो अगर नो स्मोकिंग का इनको बोर्ड लगाना है तो इस तरीके से गोल लगाएंगे और इस तरीके से क्रॉस उसके ऊपर कर देंगे, मतलब यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो किसी तरीके से मनाही करने का भी चिन्ह हमको नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन तीसरा भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। तो यह चिन्ह हमको एक तरीके की जानकारी देता है। जब भी हमको यह चिन्ह दिखे तो समझ जाना कि वहां पर फर्स्ट एड किट है या फिर वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स है। इसी तरीके से हमको कहीं पर लिखा हुआ होता है ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, वो भी हमको क्या देता है, जानकारी देता है ना। पीसीओ का अगर कहीं पर होता है तो वो भी हमको जानकारी देता है कि यहाँ पर एसटीडी है, पीसीओ है। तो यह चिन्ह हमारे को जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, इंफॉर्मेशन साइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। मतलब आग को बुझाने के लिए स्टार्विंग का मतलब क्या है, स्टार्विंग की प्रोसेस क्या है। तो देखो, स्टार्व का मतलब होता है भूखा, स्टार्विंग मतलब भूखा मारना। अगर किसी इंसान को अगर उसका खाना पीना बंद कर दो तो वो क्या होगा, वो भूखा मर जाएगा, है ना। तो इसको भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टार्विंग हमने किया। तो आग बुझाने में भी उस तरीके के स्टार्विंग जो होती है कि उसका जो जिस वजह से वो आग जल रही है, जिस ईंधन की वजह से, हमारा ईंधन क्या है, खाना पानी। आग जलने का ईंधन क्या है, अगर लकड़ी हो सकती है, गैस हो सकती है, ऑयल हो सकती है, पेट्रोल हो सकती है, ये उसका ईंधन हुआ, है ना। तो इसमें क्या करना है कि हमको उसका ईंधन ही खत्म कर देना है, या फिर उसका ईंधन ही हटा लेना है, या फिर उसका ईंधन छीन लेना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, है ना, अग्नि से ईंधन को अलग करना। तो इसका आंसर रहेगा सी। इसी तरीके से अगला एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें स्मोदरिंग रहेगा, है ना। ऑप्शन बिल्कुल सेम रहेंगे तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये स्टार्विंग वर्ड से याद रखना है आपको कि इसको भूखा मारना है हमको, है ना। वो भूखा मारने के लिए क्या करना है कि ये जो चीज का इस्तेमाल करता है, गैस या कोई भी चीज हो, उसको इससे छीन लेना है या फिर उसको हटा लेना है ना। तो रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। चलिए अब अगला है, व्हाट immediate action should be taken to rescue the victim if he is still in contact with electrical power supply। अगर कोई व्यक्ति को शॉक लगा है, वो अभी भी उस कंडक्टर के इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में है, तो उसको हम छुड़ाने के लिए सबसे तात्कालिक एक्शन क्या लेंगे, इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे, उसके बारे में बताया गया है। तो पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाय हैंड, हाथों द्वारा उसको खींच ले या तो ढकल दे। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमको भी शॉक लगने के चांसेस है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद दूसरा, इन्फॉर्म अथॉरिटी अबाउट दिस इलेक्ट्रिक शॉक, वो अपने जो अधिकारी है, जो अपने से ऊपर के अधिकारी है, उनको बताना कि उसको इस तरीके से शॉक लगा है। तो जब तक उसको बताएंगे तब तक तो उसको जान के लेने के देने हो जाएंगे। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो भी सही नहीं है। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को जाएंगे, बुला के लाएंगे, वो उसको छुड़ाएगा, है ना, तब तक तो वो मर जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। उसके बाद जो लास्ट है हमारा, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, मतलब जिस भी चीज से वो जुड़ा हुआ है, समझो फ्रिज से उसको करंट लगा है, फ्रिज का स्विच ऑफ कर दो तो वो इंसान सेफ हो जाएंगे, या फिर घर की मेन लाइन बंद कर दो, है ना। तो यहाँ पर जो इसका चौथा आंसर है वो बिल्कुल भी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। अभी यहाँ पर देखो बहुत सारे ड्रिल बिट दिखाए गए हैं, जिसमें फ्लैट ड्रिल बिट है। तो ये जो चपटा वाला है, तो ये आपको फ्लैट लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। तो पहला ऑप्शन भी इसका नहीं है। दूसरे को अभी छोड़ देते हैं हम, तीसरा देखते हैं, काउंटर सिंक बीट। अब ये हमारा काउंटर सिंक बीट है, ये किस चीज जगह पे काम में आता है। समझो किसी सरफेस के ऊपर हमको नट को बैठाना है, तो ये नट की इतनी कैप ऊपर रह जाएंगी ना, जो किसी स्लिपरिंग जगह है तो वहां पर क्या होगा, स्लिपरिंग जगह है तो वहां पर वो नड़ेंगी, किसको भी लगेंगी।
तो उसके लिए क्या कौन सी बीट यूज करते हैं, काउंटर सिंक बीट यूज करते हैं। ये बीट, इस बीट के द्वारा क्या होता है कि इस तरीके से उसके अंदर ड्रिल होता है, मतलब जो स्क्रू होता है उसके कैप के लिए भी इसके अंदर जगह हो जाती है। तो ये काउंटर सिंक टाइप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो तीसरा भी नहीं है। उसके बाद स्ट्रेट शैंक बीट, ये जो होती है बीट, ये इसको बोलते हैं हम शैंक। क्या बोलते हैं, शैंक। तो इसकी ये शैंक स्ट्रेट है क्या, नहीं है। यहाँ बीच में इसके देखो एक नेक बना हुआ है, नेक यानी कि गर्दन टाइप कुछ तो भी बना हुआ है, ये यहाँ पर दिख रहा है, तो स्ट्रेट तो नहीं है, तो चौथा भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा कौन सा, टैपर शंख बीट, है ना। तो इसका सही आंसर है टैपर शंख बीट। अब इसको ये हमने समझ तो लिया कि किसको टैपर शंख बीट बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जब भी हम इसको देखेंगे तो हमको ये याद रखना है कि ये थोड़ा सा टैपर होता है, बरोबर। और इस तरीके से एक नेक बनी हुई होती है, और इसको जब हम वो चक्की के अंदर बैठाते हैं तो इसको डायरेक्ट ठोक के भी बैठा देते हैं, बरोबर। ये जो इसकी नेक बैंड है इसके द्वारा ये होल्ड हो जाता है। ये स्ट्रेट जो शैंक वाला है इसको हमको वो चक्की के द्वारा फिट करना पड़ता है। एक चक्की आती है ना ड्रिल का जो फिटिंग और खोलने की बीट को फिट करने के लिए, तो इसको उसके द्वारा करना पड़ता है, इसको किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बरोबर। तो इस तरीके से इधर डायमीटर थोड़ा कम होगा तो हम इसको टैपर बोल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को हम याद रख सकते हैं। 7वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्मेड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते समय कौन सी ऐसा ऑपरेशन का क्रम है, सीक्वेंस है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है। आप कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी पिन को खींचेंगे, बरोबर, पुल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें 2 के अंदर पुल है, बाकियों में पुश है, इसमें भी पुश है और इसमें भी पुश है। तो पहली जो सीक्वेंस का जो क्रम है पहले नंबर का, उसमें पुल करना है, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारे पास बचेंगे ए और बी। उसके बाद जो दूसरी जो प्रोसेस होती है, जहां पर भी आग लगी वहां पर हमको निशाना लगाना होता है, सबसे पहले एम करना होता है ना। तो दोनों के अंदर एम है, मतलब अभी भी दोनों के चांसेस बने हुए सही होने के। और तीसरा जो होता है स्क्वीज, मतलब जहां पर हमने निशाना लगाया वहां पे हमको इसका जो प्लंजर होता है उसको दबाना पड़ता है। जहां पर भी आग लगी है वहां पर एम करने के बाद स्क्वीज करना पड़ता है, बरोबर। तो तीसरा ऑप्शन रहेगा हमारा स्क्वीज। इसके अंदर तीसरा ऑप्शन स्वीप है। स्वीप मतलब इधर उधर घुमाना। तो पहले प्लंजर दबाना है और थोड़ी बहुत आग जब बचती है तब उसको थोड़ा सा स्वीप करना है जिधर जिधर आग बची। ऐसा नहीं है कि उसको स्वीप करते हुए ही प्लंजर दबा दो, तो कम मात्रा में उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो इधर उधर ज़्यादा फैलेगा, जहाँ पर मेन एम है वहाँ पर कम लगेगा। इस वजह से उसको स्वीप बाद में करना है, पहले प्लंजर को स्क्वीज करना है यानी दबाना है। तो पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप, तो इसका जो पहला है वो ऑप्शन सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रिफर्ड एज कोमा स्टेज। मतलब पीड़ित की वो कौन सी स्थिति है जो कोमा में है। तो चलिए इसके हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है अनकॉन्शियस बट कैन रिस्पॉन्ड टू कॉल, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। तो ऐसा कोई कोमा का पेशेंट है जो बेहोश रहेगा लेकिन हम उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो अपने को जवाब देगा, ऐसा कोई भी कोमा का पेशेंट नहीं होता है। तो यह स्थिति कोमा की नहीं है ये स्टेज। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अब दूसरा जो ऑप्शन है कॉन्शियस बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, मतलब होश में तो है पर हम उसको जवाब दे रहे हैं तो वो कुछ उत्तर हमको नहीं देगा। तो अब कोमा का जो पेशेंट होता है वो तो होश में भी नहीं होता है, बरोबर। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा खारिज हो जाता है। अब जो तीसरा है ब्रीदिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, मतलब वो सांस तो ले रहा है लेकिन उत्तर नहीं दे रहा है। तो ये मुझे थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन हम पहले चलते हैं ऑप्शन नंबर टी के तरफ। लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, मतलब पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना वो बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसका जो चौथा जो ऑप्शन है यह मुझे सही लग रहा है और 100% यही सही है, क्योंकि इसके अंदर यूज किया गया है वर्ड सेंसलेस, संवेदनहीन। तो जो कोमा का जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल ही सेंसलेस होता है, उसको ना किसी तरीके की पेन होती है, ना दर्द होता है, ना कोई तकलीफ होती है, वो बिल्कुल संवेदनशील होके लेटा हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं कोमा की स्टेज। तो तीसरा हमारा जो है वो भी नहीं होगा, जो हमारा है लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल। और जब हम उसको बुलाएंगे तब भी वो किसी प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसको बोलेंगे हम कोमा स्टेज। चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का इस्तेमाल क्या है। तो देखो पिंसर इस तरीके से होती है, 2 टांगों वाला जोड़ा, इसको हमारे खांदे की तरफ सांडसी भी बोलते हैं।
तो इसका यूज क्या है हमको यह पता लगाना है 4 ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन है ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, मतलब जो फ्लेक्सिबल वायर उसको ट्विस्ट करना, मोड़ना। अब ये इतनी बड़ी प्लायर, इसके जो एज होते हैं बहुत शार्प होते हैं, फ्लेक्सिबल वायर को हम इसके द्वारा ट्विस्ट करेंगे तो कट जाएंगे, है ना। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर्स, मतलब छोटे बारीक जो तार होते हैं जिनका डायमीटर कम होता है, उन तारों को काटने के लिए इस्तेमाल करना। तो उन तारों को तो हम कॉम्बिनेशन प्लायर के द्वारा भी काट सकते हैं, वायर कटर के द्वारा भी काट सकते हैं। ये इतनी बड़ी हम पिंसर लेके क्यों काटेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं है। तीसरे को अभी होल्ड करते हैं, चौथे पे आते हैं। होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट वेयर फिंगर कैन नॉट रीच, मतलब इस छोटे चीज़ों को पकड़ना, वस्तुओं को पकड़ना जहाँ पर हमारा हाथ या फिर उंगली नहीं जा सकती। तो यह काम तो हमारा जो लॉन्ग नोज प्लायर है वो कर देती है ना। लॉन्ग नोज प्लायर जहाँ पे हाथ या उंगली नहीं जाती है तो लॉन्ग नोज प्लायर से वो चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो जहाँ पर हाथ नहीं जा रहा वहाँ पर ही पिंसर भी नहीं जाएगा। तो चौथा ऑप्शन भी नहीं है। अब बचता है हमारा एक्सट्रैक्टिंग द नील्स फ्रॉम द वुड, मतलब लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालना। तो ये देखो यहाँ पर तो यहाँ पर ये फिगर भी बता रही है कि ये कीलों को लकड़ी में से निकालने के काम में आता है। और हमारे इलेक्ट्रिशियन कामों के अंदर जो नायलॉन की केबल जो होती है, नायलॉन टाई, उसको काटने के काम में भी यह आता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें हम तो यह कीले निकालने के काम में आता है लकड़ी में से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर, इस हथौड़े का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन छोड़ के हम बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं। बॉल पिन हैमर, हैमर हमने देखा है, हैमर में सबसे पहले क्या होता है, फेस होता है। फेस के बाद उसका बीच में की बॉडी और ऊपर के साइड इस तरीके से बॉल बना हुआ होता है ना। यहाँ पर ये बना हुआ है ना इसका, तो हम इसको बोलेंगे बॉल पिन हैमर। तो इसका कुछ बना हुआ है क्या फेस के अपोजिट साइड में? नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं है। उसके बाद क्रॉस पिन हैमर, देखो इस तरीके से क्रॉस पिन होती है। ये जो हमारा फेस हो गया, फेस के बाद इस तरीके से क्रॉस पिन बनी हुई होती है। तो इसके है क्रॉस पिन नहीं, इसके तो मुड़ा हुआ है। तो 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो भी गलत है। उसके बाद अब चौथा स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर ये हमारी स्ट्रेट पिन हैमर, इसमें जो फेस के अपोजिट में जो साइड होता है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होता है इस तरीके से। तो ये होती है हमारी स्ट्रेट पिन हैमर जो बिल्कुल सीधी होती है बगैर किसी डिजाइन के साथ। तो इसको तो इसके फेस के अपोजिट में कुछ स्ट्रेट है नहीं है, ये मुड़ा हुआ है। तो स्ट्रेट पिन हैमर भी नहीं है। अब बचता कौन सा है हमारा? क्लॉ हैमर। तो इसको हम बोलेंगे क्लॉ हैमर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यह बिल्कुल सही है, क्लॉ हैमर। ये भी कीले निकालने के काम में आता है। इसके जो पीछे के साइड जो 2 है वहां से हम उसको अटका के कीले निकाल सकते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा डॉक्टरी साइंटिस्ट लेवल का एक सवाल आ गया है। हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर द कार्डियक अरेस्ट, मतलब किसी व्यक्ति को अगर दिल का दौरा पड़ा है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है? दिल के दौरे में और कार्डियक अरेस्ट में थोड़ा नॉर्मल अंतर है, लेकिन अभी हमको जो है कार्डियक अरेस्ट को ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो इसके 4 ऑप्शन उसने दिया है। रीढ़ की हड्डी में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने से कैसे पता चलेगा कि इसको कार्डियक अरेस्ट आया है? बहुत से लोगों को रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही कैंसिल हो जाता है। अब बचता है दूसरा, माउथ विल बी टाइटली क्लोज, मतलब जो उसका मुंह है वो पूरी तरीके से बंद हो जाना। तो मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाना यह भी किसी तरीके से कार्डियक अरेस्ट के संकेत नहीं है। तो दूसरा भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी, हेवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टोमक, मतलब उसके पेट के अंदर बहुत ही अधिक सूजन होना। तो पेट के अंदर अधिक सूजन होने से भी हम ये संकेत नहीं लगा सकते कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो तीसरा भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद चौथा, अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, तो इसका सही ऑप्शन है चौथा। देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ब्लड को सप्लाई करने में मस्तिष्क की तरफ, जो उसकी मस्तिष्क की तरफ जाता है, ये कोशिकाओं द्वारा, नसों द्वारा, वो मुंह के पास से भी जाते हैं। जब वहाँ पर ब्लड सही तरीके से नहीं पहुँचता है तो वो काम करना बंद कर देता है और अराउंड आसपास कलर आ जाता है। तो उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इसको कार्डियक अरेस्ट आया है। तो कार्डियक अरेस्ट को कैसे पहचानेंगे? अगर उसके लिप्स के आसपास अगर ब्लू कलर है तो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12,
विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रिफेर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये 5S का कॉन्सेप्ट ये जापान वालों ने लाए हैं। तो देखो किसी कंपनी इंडस्ट्री में कहीं पर भी कार्य करने के लिए एक प्रोसेस बनाई गई है कि उस प्रोसेस के साथ वह काम होना चाहिए। समझो आप किसी कंपनी के अंदर हो और आपको किसी काम को दिया जाता है। समझो आपको किसी स्टोर का हेड बना दिया गया है, सामग्री स्टोर का हेड बना दिया स्टोर कीपर का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली प्रोसेस क्या रहेंगी, सेरी। इसका मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्ट, मतलब छाटना। वो सभी सामानों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, छाटेंगे, सबको अलग अलग करेंगे। समझो अगर आप किसी कंपनी में है तो कंपनी में समझो रेफ्रिजरेटर का सामग्री अलग करेंगे, किसी टेलीविजन है उसका सामान अलग करेंगे, किसी एसी का सामान अलग करेंगे, है ना। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होंगी वो होंगी सॉर्ट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो होती है वो कि सेट इन ऑर्डर। मतलब वो हर चीज के लिए, हर मटेरियल के लिए एक जगह निश्चित करना कि इस जगह के ऊपर ही ये चीज रहेंगी। एक ऑर्डर लगा देना कि पहले नंबर पे रेफ्रिजरेटर का सामान, दूसरे नंबर पे टेलीविजन का सामान, तीसरे नंबर पे एसी का सामान, और वो चीज वहीं से लेना है और वहीं पर उसको रखना है। ये एक ऑर्डर में बना देना है। भले उसके लिए आपको मार्किंग कर देना है, येलो टेप से करो या पर्पल टेप से करो, मार्किंग कर देना है और उसकी जगह निश्चित कर देना है। तो उसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर, जिसको जापानी में बोलते हैं साइटोन। उसके बाद साइसो। साइसो मतलब सफाई, शाइनिंग। तो 5S कॉन्सेप्ट के अंदर तीसरा जो स्टेप होता है वो साफ सफाई का होता है। हर दिन आपको साफ सफाई करना है, काम शुरू होने के पहले, काम होने के बाद भी, और यह चीज़ हर रोज होनी चाहिए अच्छी तरीके से। वर्क प्लेस वगैरह सब चमकना चाहिए। तो ये होता है हमारा स्टेप नंबर 3। और अब स्टेप नंबर 4 होता है हमारा साइकेस 2, मतलब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। जो चौथा हमारा होता है साइकेस 2, मतलब हमने अब जो भी प्रोसेस बनाई है उसको हम एक स्टैंडर्ड बना लेंगे कि अब ये इसी तरीके से काम करेंगे अब, और इसका ही हमको अनुपालन करना है। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन हमारा आता है वो आता है स्टेप नंबर 4 में। अभी 4 ऑप्शन देख लिए, पांचवा भी एक देख लेते हैं जिससे आपको जानकारी हो जाए। शित शुके मतलब सस्टेन। ये जो भी चीज़ हमारी हो रही है अब इसको सस्टेन रखना है, सालों साल तक सस्टेन रखना है, जिससे हमारा जो है कार्य अच्छा हो सके, हमारा वर्क प्लेस अच्छा हो। वरना ये चीज़ नहीं होंगी तो आपको बहुत सारी तकलीफ होती है। समझो रेफ्रिजरेटर का सामान आपने टीवी में रख दिया, टीवी का सामान रख दिया, तो आप जब भी कोई चीज़ स्पेसिफिक लेने आओगे तो उसको ढूंढने के लिए टाइम जाएगा, है ना, और एक स्टैंडर्ड वे में काम नहीं होगा। तो इस वजह से ये 5S कॉन्सेप्ट का यूज होता है, जिसके अंदर 5 स्टेप होते हैं। तो जो चौथी स्टेप होती है हमारी वो स्टैंडर्डाइजेशन की होती है। चलिए, तो अभी हमने 1 से लेकर 12 MCQ क्वेश्चन को समझे और समझकर याद करने की कोशिश की, और ये भरोसा है, ये मेरा बिलीव है कि आज जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन को देख रहा होगा वो उसको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और एग्जाम में उसके अच्छे नंबर आएंगे। तो आगे भी हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो। हम आगे भी MCQ को ले सकते थे लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इस वजह से हम अभी इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इसका अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड जो दोस्त है आप उसको शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।